हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट होंगे। अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। आज है 24 मार्च। आज का द हिंदू एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग मोटिवेशनल कोट कवर करते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट आपके सामने यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। तो ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। तो जो गुरु के दर्जा जो सबसे पहले जो होना चाहिए वो वक्त को होना चाहिए, टाइम को होना चाहिए। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम की रिस्पेक्ट आप करेंगे तो टाइम भी आपकी रिस्पेक्ट करता हुआ चलेगा। तो हमेशा जो भी आप चीज़ें तय करते हैं उसको कोशिश करें नियमित समय में आप उसको टारगेट रखें कि आपको वो टारगेट को अचीव करना है। नियमित समय में एक टारगेट सेट करें कि हाँ, मुझे ये सारे टॉपिक जो है वो इस समय के अंतर्गत, इस टाइम के अंतर्गत मुझे इसको कंप्लीट करना है। तो समय के रिस्पेक्ट जरूर करें। टाइम को लेकर के पंक्चुअलिटी जरूर रहे। टाइम को लेकर के अगर आप रिस्पेक्ट रहेंगे, टाइम में पंक्चुअलिटी अपना दिखाएंगे, तो वक्त भी आपको बहुत अच्छे से आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। ये बात ध्यान रखते चलेगा। जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता, इस बात का ध्यान रखते हुए चलेगा। तो टाइम को रिस्पेक्ट जरूर दें, तभी जाकर के टाइम भी आपको रिस्पेक्ट देता हुआ चलेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 24 मार्च का सबसे पहला जो न्यूज एनालिसिस आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डे से इसकी शुरुआत करते हैं। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण दिन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वर्ल्ड टीबी डे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है इसको? हर साल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हर साल इसको 24 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये बात ध्यान रखते चलेगा। और इसको विश्व भर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व भर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये बात ध्यान रखते चलेगा। विश्व क्षय रोग दिवस यहाँ पे 24 मार्च। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट चीज यही बन जाता है कि ये जो डिजीज है ये किसके थ्रू होता है। तो माइकोबैक्टीरियम नामक आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया होता है, जिसके माध्यम से ये आपका रोग जो है वो आपका स्प्रेड करता है। ठीक है, एम की अगर हम लोग बात करें तो देश क्या है, यहाँ पे देखिए कोई भी दिवस जो है वो आपका सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, ताकि हम उसको लेकर के एक पब्लिक अवेयरनेस ला सके, लोगों के बीच में जागरूकता पैदा कर सके उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के। उसी चीज को लेकर के इसका उद्देश्य आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये एक ग्लोबल पैंडेमिक एपिडेमिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ट्यूबरकुलोसिस को। और ट्यूबरकुलोसिस के प्रति हमें किसी भी तरह से, किस तरह से इस बीमारी को हम खत्म कर सकेंगे उसको लेकर के प्रयास करने को लेकर के जन जागरूकता पैदा करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। जो मोटो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो एम यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो लक्ष्य यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो उद्देश्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो इसी चीज को रहता है कि किस तरह से हम इसको खत्म करें, किस तरह से हम इस बीमारी को पूरी तरह से एलिमिनेट करें, उसको लेकर के ये पूरी तरह से फोकस करते हुए चलता है। अगर हम लोग थीम की बात करें, इस वर्ष के विषय की बात करें, तो इन्वेस्ट टू एंड टीबी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीबी को समाप्त करने के लिए निवेश करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, ताकि हम लोगों की क्या कर सके, जान को हम बचा सके, लोगों की जीवन को हम बचा सके। ये बात ध्यान रखते चलेगा। और यही सबसे बड़ा धर्म कहलाता है, यही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए कि हम किसी भी तरह से लोगों की जान बचा सके। ठीक है, तो उसी को लेकर के ट्यूबरकुलोसिस दिवस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 in 3 पीपल विद ड्रग रेसिस्टेंट टीबी रिच केयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स टाइम टू इंश्योर एक्सेस टू द रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। बहुत तेजी से ये बीमारी आपका फैलता हुआ चलता है। हमें इसी को क्या करना है, इसी को ट्रीट करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसको क्या करना है, हमको खत्म करते हुए चलना है। उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है एंड टीबी की बात कही जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हैप्पीनेस को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया गया है। क्या जारी किया गया? हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया गया है। और इसमें भारत का स्थान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कितना नंबर स्थान है? तो भारत का स्थान यानी रैंक याद रखिएगा। भारत का जो रैंक है वो 136वां रैंक आपको यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलना है। टॉप कौन है? ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2022 का आपका जारी किया गया है, इसमें टॉप में कौन सा देश है? तो टॉप में आपको यहाँ पे फिनलैंड लगातार वर्ष के लिए सबसे खुशहाल देश की आपका बन गया है। ये ध्यान रखिएगा, लगातार ये आपका कंसेक्यूटिव ईयर, लास्ट ईयर भी ये आपका टॉप पोजीशन पे था, इस वर्ष में भी आपको यहाँ पे फिनलैंड जो है वो टॉप पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे कौन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है? तो सेकंड नंबर पे डेनमार्क कंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि दूसरे नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। भारत का रैंक कितना है? 136वां नंबर रैंक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखते हुए चलेगा इस लाइन को। ठीक है, द बिगेस्ट गेन इन हैप्पीनेस हैव टेकन प्लेस इन सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं खुशी में सबसे ज़्यादा बढ़त जो आपको देखने को मिलेगा, सबसे तेजी से जो अपना रैंक
आपका अप में आया है, राइज किया है, वो उसमें सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रिपोर्ट का 10वां संस्करण यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका 10th एडिशन है रिपोर्ट का, जो कि इस वर्ष आपका 2022 को जारी किया गया है। ठीक है, इंडिया में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है इंडिया में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। इंडिया का अगर हम लोग लास्ट वर्ष की बात करें, 2021 की बात करें, तो भारत का स्थान जो लास्ट ईयर था वो आपका 139 था। लास्ट ईयर क्या था, 139 था। इस वर्ष आपको क्या देखने को मिलेगा, इस वर्ष आपको 136वां रैंक आपको देखने को मिलेगा। तो 3 रैंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपका ऊपर आया है। टोटल कितने देश है, 146 देश है आपको देखने को मिलेगा। तो 146 देश में भारत का जो स्थान है वो 136वां नंबर 2022 के रिपोर्ट के अंतर्गत, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलेगा। ये रैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग टेबल में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टॉप में फिनलैंड आपको देखने को मिलेगा, फिर डेनमार्क देखने को मिलेगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आइसलैंड देखने को मिलेगा, चौथे में स्विट्जरलैंड, पांचवें में नीदरलैंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पड़ोसी देश अगर हम लोग बात करें तो नेपाल आप देख सकते हैं हमारे से कहीं ज़्यादा ऊपर में है, नेपाल आप देख सकते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा 94 नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें, पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है 121 नंबर पे, श्रीलंका 127 नंबर पे, भारत आप देख सकते हैं इन सभी देशों से नीचे। और सबसे लास्ट में यानी सबसे नाखुश देश अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सा है, वो अफगानिस्तान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 146वें नंबर पर। अफगानिस्तान हैज बीन रैंक्ड एज द अनहैप्पीएस्ट, सबसे दुखी देश अगर हम लोग बात करें तो 146वें नंबर पे कौन सा है, वो अफगानिस्तान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉलोड बाय लेबनान, जिम्बाब्वे, रवांडा एंड बोत्सवाना। ये सारी चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो ये रिपोर्ट प्रकाशित जो किया जाता है वो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको यहाँ पे प्रकाशित किया जाता है और 2012 से इसको प्रकाशित किया जा रहा है। तो इस वर्ष आपका 10वां एडिशन हो गया, ये बात ध्यान रखिएगा। 2022 में ये आपका 10वां एडिशन यहाँ पे जारी किया गया इसके द्वारा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। ये जो रैंकिंग डिसाइड करते हैं, ये रैंकिंग डिसाइड कैसे करते हैं, तो ये नागरिकों से पूछ करके, है ना, वहाँ के नागरिकों के, देश के नागरिकों से पूछ करके, सर्वे लेकर के ये वहाँ की रैंकिंग यहाँ पे डिसाइड की जाती है इनके द्वारा। तो देशों को इस आधार पर रैंक करना कि उनके नागरिक खुद को कितना खुश महसूस करते हैं, तो ये इस तरह से अपनी रैंकिंग करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, लोकल सिटीजन से पूछते हैं कि आपके देश में क्या चीज़ें हैं। वैसे हम लोग को बाहर से भले ही हम लोग देखने को मिले 136वां रैंक है, लेकिन हम लोग वैसे ही काफ़ी खुश हम लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। भले ही बहुत सारी बाधाएं हमारे जीवन में चलती हुई रहेगी, लेकिन खुश रहना हमारा मोटो है और हम लोग खुशी खुशी अपने सारे जीवन में सारे प्रॉब्लम्स को फेस ऑफ करते हुए आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट 2 की आइडिया पे यहाँ पे बेस्ड रहता है। आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आइडिया है वो किसको लेकर के बात की जा रही है, यहाँ पे हैप्पीनेस और लाइफ इवोल्यूशन को यहाँ पे मेजर किया जाता है ओपिनियन सर्वे के माध्यम से। तो खुशी और जीवन मूल्यांकन राय जो है वो सर्वेक्षणों के माध्यम से मापा जाता है, यानी सर्वे के माध्यम से मापा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा देश काफ़ी ज़्यादा खुश है और कौन सा देश कम खुश है। यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है लोगों के रहन सहन को लेकर के, लोगों के कल्याण को लेकर के, लोगों के जीवन के मूल्यांकन को लेकर के यहाँ पे निर्धारित किया जाता है कि कौन सा देश आपका ज़्यादा खुश है, वो लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें तो इसका लॉन्च यहाँ पे 2012 में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि सतत विकास लक्ष्य जो है उसको क्या करना है, उसको प्रमोट करना है। ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है लाइफ में उसको हम लोग क्या करना है, उसको हम लोगों को सॉल्व करते हुए चलना है। देखिए कोई भी, चाहे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो जाए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के बात कही जा रही है, तो क्या किया जा रहा है कि अगर हमारी कंट्री को डेवलप करना है, कंट्री को इंप्रूव करना है, कंट्री की रैंकिंग को 136 से और ऊपर लेकर के आना है, तो हमें खुश रहना है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें ऑलरेडी हम अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर ध्यान देंगे, जो हमारा 17 गोल है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर ध्यान देंगे जो कि हमारा 17 गोल है, तो उस पर जब हमारा रैंक सुधार होगा तो इसमें ऑटोमेटिकली हमारा हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी ऑटोमेटिकली रैंक हमारा अपग्रेड हो जाएगा। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। तो फोकस हमें क्या करना है, एक्चुअल अपने कामों पर करना है। काम हमारा सही होगा, सैनिटेशन फैसिलिटी सही होगी, यहाँ एजुकेशन आपको देखने को मिलेंगे, फिर प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज देखने को मिलेगी, है ना, क्लीनलीनेस देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को जब देखा जाएगा, ये सारी चीज़ों में जब हमारी रैंकिंग सुधार होगी तो ऑब्वियस सी बात है हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी भारत का रैंक काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका हैप्पीनेस रिपोर्ट का रैंकिंग का यहाँ पे पूरा ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन किस किस स्थान पर है, उसी के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल में यहाँ पे रैंकिंग दी गई है। ठीक है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क अ ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर द यूनाइटेड नेशन। तो ये जो बेसिकली ये जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वावधान में इसको स्थापित किया गया था, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के अंडर में इसको स्थापित किया गया था। और STSN जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बर्ड्समैन स्टिफ्टिंग के द्वारा इसको पब्लिश किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स को और डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट को 2016 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 2016 से ही तो स्टार्ट हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका टारगेट कब तक है? 2030 तक है। क्या बोला गया है कि टोटल 17 इंडिकेटर है, उन 17 इंडिकेटर को हमें एनी हाउ अचीव करना है 2030 तक, तब जाकर के हमारा देश जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता हुआ चलेगा। तो उसी के ऊपर यहाँ पे फोकस करता हुआ चल रहा है। ठीक है, क्लियर? तो ये था आपका, ये आपके 17 टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉवर्टी पे ध्यान देने की बात कही जा रही है, जीरो हंगर की बात की जाए, हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डेसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनइक्वलिटीज़ को खत्म करने को लेकर के बात की जा रही है, कम्युनिटी सिटीज़ को स्थापित करने की बात की। तो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे 17 गोल जो कि सतत विकास ये लक्ष्य के हैं। ये ध्यान में रखते चलेगा। हमें इसको कब तक अचीव करना है? 2030 के पहले हम लोग इसको अचीव करना है। 15 साल का अंदर ये आपका टारगेट है। 2016 से 2030 तक हमें इसको अचीव करना है। ठीक है, डन। आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हुए देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्राइस हाइक को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए, सबसे पहला चीज़ अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो बात कही जा रही है, एक्सपोर्ट जो हमारा है वो क्रॉस कर गया कितना? 400 बिलियन डॉलर को लेकर के यहाँ पे टारगेट जो है हमने इसको अचीव कर लिया है। हम लोगों ने किसको? निर्यात को। किसकी बात यहाँ पे कही जा रही है? निर्यात, यानी एक्सपोर्ट की बात कही जा रही है। देखिए, दो चीजें होती है, ध्यान से समझिएगा। एक होता है ट्रेड डेफिसिएट। क्या होता है? एक होता है ट्रेड डेफिसिएट, ध्यान रखिएगा, दो टर्म होता है, और एक होता है ट्रेड सरप्लस। ये बात ध्यान रखिएगा, दो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। क्या होता है ये? आइए थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करते हुए चलते हैं। तो बात अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग चाइना की बात करें, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं। इसको चाइना जो है वो आपका ट्रेड सरप्लस कंट्री कहलाता है, भारत जो है वो ट्रेड डेफिसिएट कंट्री कहलाता है। इसका मतलब क्या हो गया? आइए थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। वैसा कंट्री जहाँ पे इम्पोर्ट कम होता है लेकिन एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, आयात कम है निर्यात ज़्यादा है, तो उस तरह के कंट्री को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रेड सरप्लस कहेंगे। लेकिन जहाँ पर इम्पोर्ट ज़्यादा है ना, हम लोग आयात ज़्यादा करते हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, दूसरे देशों से सामान ज़्यादा हम खरीदते हैं, और यहाँ से जो सामान जाता है वो बहुत कम जाता है एज कंपैरिजन टू इम्पोर्ट। तो वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग कहते हैं व्यापार घाटा और व्यापार फायदा, ये ध्यान रखिएगा। तो इंडिया जो है वो ट्रेड डेफिसिट है, चाइना ट्रेड सरप्लस कंट्री आपको देखने को मिलेगा। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये 400 बिलियन डॉलर जो पहुंचा है हमारा आज के डेट में निर्यात, वो बस किसानों की वजह से, जो वीवर्स होते हैं उनकी वजह से, MSME सेक्टर की वजह से, ये बात ध्यान रखते चलेगा। इनके तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है यहाँ पे मोदी जी को द्वारा इन लोगों को, जो कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार हुए हैं। आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का एनुअल एक्सपोर्ट रेट्स जो है वो 400 बिलियन डॉलर पहुंच गया है, और ये पहली बार यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से इसको अनाउंस किया गया वेडनेसडे को कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है, जो देखिए प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो गया, अपरेल हो गया, गारमेंट्स हो गया, जेम्स हो गया, जेम्स और ज्वेलरी आइटम्स हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारा ज़्यादा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। मार्केट में पहली बार ये डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा इतना तेज़ी से, और इसके लिए मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है जो मैन्युफैक्चरर लोग हैं, फार्मर्स लोग हैं, वीवर्स लोग हैं, उन लोगों को इस टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मर्सिडीज एक्सपोर्ट की बात यहाँ पे कही जा रही है, बिलियन डॉलर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 303 से 374.8 पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट कंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, -162, -154 आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइस बोथ बासमती और नॉन बासमती 90 to 100% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट टारगेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं बासमती और नॉन बासमती वेराइटीज़ के जो राइस है वो ज़्यादातर हमारे यहाँ से क्या होते हैं? एक्सपोर्ट होते हैं। ये बात ध्यान रखते चलेगा, है ना। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। 400 बिलियन डॉलर हम लोगों ने अचीव कर लिया है। 331 बिलियन डॉलर हम लोगों ने प्री पैंडमिक टाइम में 2018 के टाइम में हम लोगों ने अचीव किया था। 25.19 बिलियन डॉलर जो है हम लोगों ने मार्च और 31 मार्च को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। 410 यहाँ पे अभी हम लोग एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसको अचीव करने को लेकर के, ये बात कही जा रही है। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। आई होप आपको ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड
सरप्लस वगैरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पैंडेमिक के टाइम पे ये स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन गई थी, है ना, डाउन गई थी, लेकिन फिर वापस से ये अप हो गई थी जब आपका लॉकडाउन ओपन हुआ। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हरीश चंद्रा मिश्रा लोकायुक्त, लोकायुक्त इनको चुना गया है। हम लोग लोकायुक्त के बारे में पॉलिटी में डिस्कस करेंगे डिटेल में, पूरा 1 घंटे का लेक्चर लूंगा। लोकायुक्त यहाँ पे नियुक्त किया गया दिल्ली के, ये बात ध्यान रखिएगा। हरीश चंद्र मिश्रा याद रखिएगा, उन्होंने शपथ लिया है। और बेसिकली यहाँ पे जो प्रशासनिक तौर पे ये ऑफिस जो ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल वाजपेयी के द्वारा, ये बेसिकली राजनिवास में सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी। और लोकायुक्त जो है वो बेसिकली वैकेंट था काफ़ी टाइम से। रीवा क्षेत्रपाल जो दिसंबर 2020 में रिटायर हुए थे, उसके बाद से ये पोजीशन वैकेंट था। अभी जाकर के फिलहाल ये पोजीशन आपका फिल हुआ है हरीश चंद्र मिश्रा के द्वारा। और मिश्रा ये टर्म को कितने सालों तक होल्ड करेंगे, तो ये आपके 5 सालों तक के लिए ये सेवा निवृत्त यहाँ पे हुए हैं, बेसिकली सेवा के लिए इन्होंने ज्वाइन किया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस रह चुके हैं झारखंड हाई कोर्ट के, ये याद रखिएगा। क्षेत्रपाल जो थे वो अपॉइंटेड लोकायुक्त नवंबर 2015 में हुए थे 5 साल के लिए। उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग थे और 2020 में ये रिटायर हुए दिसंबर में। अब जाकर के दिसंबर 2020 के बाद से ये सीट खाली था। अब इस सीट में आकर के शपथ लिए हैं यहाँ पे हरीश चंद्र मिश्रा, जो कि आज के डेट में लोकायुक्त आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 माइग्रेंट वर्कर जो थे बिहार के, वो यहाँ पे जल गए हैं। यहाँ पे गोडाउन में फायर लग गया था। कहाँ पे, ये आपको देखने को मिलेगा बोईगुडा, ठीक है, बोईगंडा, जो कि कहाँ पे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेडनेसडे में हादसा जो है वो 3:30 बजे सुबह में हुआ था। और वही जहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस गोडाउन में आपको देखने को मिलेगा लिकर बॉटल्स वगैरह थे, हिप न्यूज़पेपर के पूरा हिप था, है ना। और फिर कार्डबोर्ड्स थे, बंडल्स ऑफ मेटल्स थे, इलेक्ट्रिक वायर्स थे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक तो यहाँ से जंप भी कर गए थे सेफ्टी के लिए, 1 वर्कर प्रेम जो थे वो जंप किए थे लेकिन विंडो से, लेकिन जितने भी इनके फ्रेंड थे वो स्टक हो गए थे और धुआं से उनकी जान चली गई थी। और उसी को लेकर के ये न्यूज़ है, याद रखिएगा। लेकिन ये सारे जो थे वो सारे कहाँ के थे, ये सारे आपके बिहार के थे, ये ध्यान रखिएगा। सेंटर की तरफ से अनाउंस किया गया 2-2 लाख रुपए का कंपेंसेशन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नेशनल रिलीफ फंड से, जो बेसिकली जो विक्टिम थे उनके घर वालों को, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। 2-2 लाख रुपए का यहाँ पे इनको कंपेंसेशन दिया जाएगा नेशनल रिलीफ फंड से, ये ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी इनको क्या किया है, इनको 5 लाख रुपए का यहाँ पे विक्टिम के फैमिली को सहायता देने का यहाँ पे वादा किया गया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो भी मृतक थे उनकी बॉडी को भेज दिया गया है छपरा में, सारण डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे बेसिकली इन सभी लोग बिलोंग करते थे, वहीं पे इनको भेज दिया गया। अगला न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हस्बैंड फॉर रेपिंग वाइफ को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे फिलहाल ये मैटर जो है वो सबसे पहले कहा गया था, ये मैटर काफ़ी टाइम से चल रहा है। पहले ये दिल्ली कोर्ट में ये मैटर गया था, ठीक है। दिल्ली कोर्ट की तरफ से पिटीशंस वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फाइल किया गया था, जहाँ पे ये डिसाइड किया गया है, यहाँ पे अभी हाई कोर्ट का जजमेंट आया कर्नाटका का, वहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये डिसाइड किया गया है कि बेसिकली अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है किसी भी वाइफ का, है ना, तो हस्बैंड को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा, सेक्शन 375 रेप अंडर पिनल कोड, इंडियन पेनल कोड सेक्शन 375 का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली रेप से कनेक्टेड है, लेकिन ये रेप से कनेक्टेड वो है जिनकी शादी 15 साल के कम उम्र के साथ होती है। और 15 साल के कम उम्र के साथ अगर किसी के साथ ज़बरदस्ती कोई संबंध बनाने का कोशिश किया जाता है, प्रयास किया जाता है, तो उस केस में ये सेक्शन जो है वो उस पर लगाया जाता है, क्योंकि वो अभी नाबालिग होती है और नाबालिग आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो वैसे बाल विवाह भी पूरी तरह से इलीगल है हमारे देश में, लेकिन फिर भी सेक्शन 375 जो है वो 15 साल से कम बच्चों की जो लड़कियां हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। लेकिन जिनका 15 साल से ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में आपका अभी तक इस तरह का कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं आया है किसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे आपको, क्योंकि हमारा भारत जो है एक पुरुष प्रधान देश माना जाता है, तो उसमें अगर इस तरह की चीज़ें जो देखी जाती है उसमें जनरली यहाँ पे आप देख सकते हैं तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है
कि हस्बैंड जो होते हैं वो वाइफ के साथ अगर किसी भी तरह का कोई भी संबंध बनाने का प्रयास करते हैं तो वो एक तरह से उनका राइट्स होता है, अधिकार होता है, लेकिन हाँ, जब आप किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते बिना उनके परमिशन के, यही बात यहाँ पे कोर्ट कही जा रही है। तो उसी को लेकर के अननेचुरल सेक्स को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। तो ये थोड़ा सा वैसे ही मुद्दा है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप किसी के विल के अगेंस्ट में आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक पूरा क्लैरिटी नहीं आया है इसको लेकर के, तो आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखते कोई अपग्रेडेशन या फिर कोई भी कोर्ट के द्वारा जो और जजमेंट आता है उसके बाद फिर हम लोग इस न्यूज़ को आगे कवर करते हुए चलेंगे। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ एक नंबर आपको देखने को मिलेगा कि हमारा भारत में एक तरह से सैलाब आ गया है। किस चीज़ को लेकर के सैलाब आ गया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के यहाँ पे सैलाब आपको देखने को मिलेगा बहुत तेजी से। यहाँ पे 19 मार्च तक आप देख सकते हैं इतने व्हीकल जो है वो आज के डेट में रनिंग में रजिस्टर्ड है, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। 10,60,707 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जा रही है। तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बहुत जगह आपके स्थापित किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और इतने आज के डेट में व्हीकल्स यहाँ पे पूरी तरह से रनिंग में है। यहाँ 1742 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 21 मार्च तक कंट्री में ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो ये था पहला मुद्दा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है यहाँ पे लैंड एक्वाजिशन को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MAHSR यानी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो इंडिया और जापान के बीच में एक रिलेशंस को यहाँ पे स्थापित करने की बात यहाँ पे कही जा रही है कि 89 यहाँ पे टोटल लैंड एक्वायर करने की बात कही जा रही है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा यहाँ पे बताया गया 1396 हेक्टेयर जमीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए, जो कि यहाँ पे निर्धारित किया गया है। 1248 हेक्टेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो एक्वायर किया जा चुका है, और रिटर्न में लोकसभा को भी यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दे दी गई है, ठीक है। तो ये फाइनलाइज किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, ये ध्यान रखिएगा। 89% लैंड एक्वायर्ड कर लिया गया है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए, ये ध्यान रखिएगा। एक पेटेंट है जो इसका नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 28,091 आपको देखने को मिलेगा। 15 मार्च को ये बेसिकली ग्रांट कर दिया गया था पार्लियामेंट में, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। फिजिकल ईयर 2018-19 की बात करें तो 15,283 पेटेंट यहाँ पे फाइल किए गए थे। तो यही सारे एप्लीकेशन है। वीपो को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। फॉरेनर्स, कितने फॉरेनर्स आज के डेट में भारत के जेल में बंद है? तो 4,926 फॉरेनर्स आपको देखने को मिलेंगे आज के डेट में इंडिया के जेल में बंद हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा है? वो बांग्लादेश के आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो कैदी है वो यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, बगल में हमारा पड़ोसी मुल्क जो बांग्लादेश है वहीं से सबसे रोहिंग्याज वगैरह यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और उन्हीं के द्वारा क्राइम वगैरह किया जाता है, तो उनको फिर क्या किया जाता है? जेल में डाल दिया जाता है। तो बांग्लादेश आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, फिर नाइजीरिया, नेपाल, म्यांमार, अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारे आप यहाँ पे पूरे आंकड़े यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर पोलैंड के द्वारा 45 रशियन को यहाँ पे एक्सपेल कर दिया गया है इंटेलिजेंस ऑफिसर से डिप्लोमेटिक स्टेटस की वजह से, जो कि पोलैंड में रह रहे थे, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये था आपका पूरा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का। आई होप ये थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। ये नंबर्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर्स। आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का आपका होमवर्क है, ये ध्यान रखिएगा। इन व्हाट इज बीइंग कॉल्ड चाइनाज वर्स्ट एयर डिजास्टर इन मोर देन अ डिकेड, China Eastern Airlines plane crashed on 21 March in a remote mountainous region of the country. While this is tragic incident, data shows that the availability industry had become much safe over time. यहाँ पे हीरो आपको दिखाया गया, दिस मैन इन द फोटो डाइड इन अ प्लेन क्रैश। तो प्लेन क्रैश में इनके निधन हो गई है। हिज डेथ लेड टू थियरी दैट ही वाज असैसिनेटेड। इनका मृत्यु जो है वैसा लग रहा है कि वो जो प्लेन हादसा किया गया था वो जानबूझ करके इनको मारने के लिए ये प्लेन हादसा किया गया था। तो आपको ये बताना है ये आदमी कौन फेमस पर्सनालिटी है जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बने हुए हैं। OTT सीरीज़ में बेसिकली इनको काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। आज के बीच में हमारे बीच में नहीं रहे, ये ध्यान रखते चलेगा। उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे भी कुछ न्यूज़ ये क्वेश्चंस है, तो इसको भी आप लोग कवर करते हुए चलेगा। 7 क्वेश्चंस यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 355 लगाने की बात की जा रही है बंगाल में, किससे रिलेटेड है? 355 किससे रिलेटेड है? 355 किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट रूल। इसके बारे में पॉलिटिकल लेक्चर्स में जब स्टार्ट करूंगा वहाँ पे बहुत डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बीरभूम वायलेंस आपका हुआ था। बीरभूम वायलेंस आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा बना हुआ था। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरह से अभी खराब हो रखी है, पूरी तरह से टूटी हुई है।
आर्टिकल 355 को लगाने को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है स्टेट में, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, हार्मोनी को मेंटेन किया जा सके, ये बात ध्यान रखते चलेगा। यहाँ पे कांग्रेस लीडर लोकसभा अधीर रंजन चौधरी ने ये बात लेटर में लिख करके प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को भेजी है कि यहाँ पे बीरभूम वायलेंस की वजह से यहाँ पे 355 लगाया जाए, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, स्टेट इमरजेंसी लगाया जाए, ये बात ध्यान रखिएगा। 56 पॉलिटिकल मॉडल्स लास्ट मंथ हो चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें, इस सारी चीज़ों को कंट्रोल प्रेसिडेंट रूल्स में ही किया जा सकता है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, 20 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट भी किया जा चुका है पुलिस के द्वारा, ये ध्यान रखते चलेगा। अभी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को लेकर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिलेगा। एक मूवी आई है कश्मीर फाइल, है ना, उसी को लेकर के यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे एक कलेक्टिवली अपील किए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को कि यहाँ पे डिस्चार्ज किया जा सके मैंडेट्स को लेकर के, अटैक्स को लेकर के, रिलीजियस मिनॉरिटीज़ को लेकर के। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पेशली मुस्लिम्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि उनके साथ अनन हो रहा है। तो 28 सीनियर जर्नलिस्ट और जो प्रेस पर्सन्स है उन्होंने कंसर्न दिखाया है हिस्टेरिया को बीइंग बिल्ट अप नेशन वाइड दैट हिंदुइज्म इज इन डेंजर। उनके द्वारा ये बोला गया कि हिंदुइज्म यहाँ पे पूरी तरह से खतरा में है और ये पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाएगा। किसके द्वारा? मुसलमान के द्वारा पोर्ट्रे किया गया है मुस्लिम को एक एज ए थ्रेट को लेकर के कि हमें खतरा किससे है? मुसलमान से है, तो उसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको मूवी के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे फैल रहा है। तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा खतरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टारगेट किया जा रहा है हिजाब को लेकर के कर्नाटका में, टारगेटिंग मुस्लिम वुमेन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग बुल्ली बाई ऐप एंड अदर इंसिडेंट एंड कॉल्ड फॉर इंटरवेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मिनॉरिटीज़ को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। चलिए बताइएगा हमारे संविधान, देखिए याद रखिएगा हमारे संविधान में आर्टिकल 29 और 30 में मिनॉरिटीज़ के बारे में बात की जाती है, लेकिन अगर एक्चुअल मिनॉरिटीज़ की बात करें तो वो आर्टिकल 30 में बात की जाती है। 29 में मिनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के बारे में बात की जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम वगैरह में कि पॉलिटी के क्वेश्चन आते भी हैं कि मिनॉरिटीज़ के बारे में हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ठीक है, फ्लाइट डेटा आपको देखने को मिलेगा, क्रैश हुआ था अभी चाइना में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा मैप में आपको देखने को मिलेगा किस तरह से यहाँ से फ्लाइट क्रैश किया है। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको 132 लोग सवार थे उसमें। बोइंग 737 फ्लाइट MU5735 जो था वो पूरी तरह से कनेक्शन लॉस होने के बाद, कल हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है फ्लाइट्स को लेकर के, ये ध्यान रखिएगा। शार्प डिक्लाइन था 457 kts टू 386 kts एंड डिसेंट रेट 31,000 फीट पर मिनट से यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धामी के द्वारा, पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अभी शपथ ग्रहण हुआ है उत्तराखंड के सीएम के रूप में, ये ध्यान रखिएगा। कुमाऊं गढ़वाल गेट्स रिप्रेजेंटेशन, नरेंद्र मोदी यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी को देहरादून में बधाई देते हुए यहाँ पे शपथ ग्रहण लिया गया उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के रूप में। इनका सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया है और उसी को अटेंड करने के लिए नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे पहुंचे थे। बहुत सारे बीजेपी के टॉप लीडर्स भी वहाँ पे पहुंचे हुए थे। 8 मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे शपथ लिया गया है इस ओकेजन में। 3 बर्थ स्टिल रिमेन वैकेंट, अभी भी 3 सीट यहाँ पे खाली आपको देखने को मिलेगा, बर्थ खाली देखने को मिलेगा, वो भी अपकमिंग डेज में फुलफिल हो जाएगा। इन द न्यू कैबिनेट में बीजेपी हैज गिवन रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन टू द स्टेट। द पार्टी हैड ट्राइड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द कुमाऊं एंड गढ़वाल रीजन। द न्यू कैबिनेट इंक्लूड्स एक्सपीरियंस लीडर्स, वुमेन, यूथ एंड दलित। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सीट अभी भी खाली है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, तो वो भी बहुत जल्द यहाँ पे फुलफिल कर दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी का सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया है, उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है, शपथ ले लिया, ये ध्यान रखिएगा। चाइना अभी यहाँ पे रशिया के साथ खड़ा करके हो गया। G20 को लेकर के बात की जा रही है और G20 को लेकर के यूएस बोल रहा है कि G20 से रशिया को हटाओ। तो यहाँ पे चाइना फ्रंट फुट पे आ गया है रशिया के और बोला है कि देखते हैं मैं भी कैसे आप रशिया को हटा सकते हैं। तो रशिया के प्रेसिडेंट के तरफ से यहाँ पे रिसीविंग वैल्यूएबल बैकिंग यानी सपोर्ट मिल रहा है बीजिंग की तरफ से। ये बात ध्यान रखिएगा किस तरह से G20 ग्रुप से रशिया को हटाने को लेकर के बाकी कंट्री कह रही है, लेकिन चाइना यहाँ पे आज के डेट में रशिया के साथ यहाँ पे खड़ा हो गया है और वो बोल रहा है कि आप रशिया को नहीं हटा सकते G20 ग्रुप से। तो उसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ है, ये ध्यान रखते चलेगा, वही बात यहाँ पे कही जा रही है। चाइना अभी यहाँ पे कोई भी उसका रोल नहीं है रशिया के ऊपर आक्रमण करने का।
और उन्होंने बताया भी है, मॉस्को को डिफेंड भी किया है, कॉलिंग रशिया एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ G20, और उसका यहाँ पे समर्थन दे रहा है, बोल रहा है कि G20 का बहुत महत्वपूर्ण आपका मेंबर है रशिया, और ये इसको हम हटने नहीं देंगे, इसको हम हटने से रोकेंगे, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भारत की उपाधि और भी ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे आपके चाइना के जो फाइनेंस मिनिस्टर है यहाँ पे जयशंकर के साथ आकर के यहाँ पे मिलने वाले हैं दिल्ली में थर्सडे को, और उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जयशंकर ने साफ साफ बोल दिया कि LAC का रिजोल्यूशन कीजिए पहले, उसके बाद फिर हम लोग आगे के डेट में बात करते हुए चलेंगे। यूक्रेन क्राइसिस के मुद्दे पे भी यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के सभी देखिए आज के डेट में भारत आ रहे हैं और सभी लोग चाहते हैं भारत को अपने साथ लेना और किसी भी तरह से रशिया के अगेंस्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग भी क्या करते हैं कि हमसे जो भी आता है बात करने को लेकर के यूक्रेन और रशिया के लेकर के, तो हम लोग उनको साफ भेज देते हैं कि जाइए इस मुद्दे पे बात कीजिए, कहाँ पे, UN में बात कीजिए। यहाँ पे हम लोग कुछ भी बात नहीं करेंगे, जो भी बात करेंगे हम UN में बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र के मीटिंग में बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते। सभी कंट्री आ रही है भारत में, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इजराइल के प्रधानमंत्री भी आपके अभी विजिट पे, दौरे पे आने वाले फर्स्ट वीक। तो ये सभी मुद्दों पे यहाँ पे डिस्कशन सभी के साथ यहाँ पे किया जाएगा। हमने भी अपना इशू जो है वो LAC का सामने रख दिया कि LAC के मुद्दे को पहले खत्म कीजिए, उसके बाद फिर हम वार वगैरह या ब्रिक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल क्लियर नहीं है कि ये आपके जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है, आपके फॉरेन मिनिस्टर जो है वांग यी जो है वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर से मिलने आ रहे हैं, ये ध्यान रखते चलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, उसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, कश्मीर मुद्दा वगैरह पे यहाँ पे उठाया जा रहा है, वो सारी बात यहाँ पे कही जा रही है। पोलैंड ने 45 रशियन डिप्लोमेट को यहाँ पे एक्सपेल कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7,000 से 15,000 रशियन जो ट्रूप है वो इस वॉर में मारे जा चुके हैं। नाटो की तरफ से इसकी घोषणा दी गई है कि जो सोल्जर्स है वो यहाँ पे किल्ड हो चुके हैं इन 4 हफ्तों में यूक्रेन में, और ये फिर भी ये युद्ध अभी बंद नहीं हो रहा है, बहुत तेजी से और आक्रामक होता हुआ चल रहा है। कीव की तरफ और भी तेजी से रशियन सैनिक जो है आपके बढ़ रहे हैं। तो पोलैंड की तरफ से अभी फिलहाल 45 रशियन स्पाइस जो है उनको यहाँ पे क्या कर दिया गया, प्रिटेंडिंग टू बी डिप्लोमेट्स बोल करके यहाँ पे इनके द्वारा एक्सपेल कर दिया गया इनको, और उनके द्वारा बोला गया कि जो जितने भी रशियन यहाँ पे स्पेशल सर्विसेज थे उन सभी को यहाँ पे इनके द्वारा क्या कर दिया गया, डिसमेंटल कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। क्लियर। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ था। 5 दिन का उनको समय दिया गया कि देश को छोड़ने को लेकर के 5 दिन का समय में आप चाहिए अपने देश पोलैंड छोड़ दीजिए। पे फॉर गैस इन रूबल्स, यहाँ पे रूबल जो है वो करेंसी कहाँ का है, रूबल करेंसी है रसिया का, रूबल करेंसी कहाँ का है, रूबल करेंसी है रसिया का, ये ध्यान रखिएगा, रसिया का करेंसी है रूबल। और यहाँ पे बोल रहा है रसिया के द्वारा ये बोला गया है कि अगर आपको गैस खरीदना है तो आप अब हम लोग जो है वो पेमेंट हम डॉलर में नहीं लेंगे, US डॉलर में नहीं लेंगे। अगर आपको हमसे गैस खरीदना है तो हमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा रूबल्स में। ये यहाँ पे फिलहाल इनके द्वारा बोला जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। व्लादिमीर पुतिन के द्वारा वेडनेसडे को इसकी घोषणा की गई है कि रसिया अब कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट करेगा तो वो रूबल्स में करेगा, गैस डिलीवरीज को लेकर के, अनफ्रेंडली कंट्रीज को लेकर के खास करके ये बात कही जा रही है, यूरोपियन मेंबर्स को लेकर के खास करके ये बात कही जा रही है। मॉस्को के द्वारा जब यहाँ पे हिट किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, सैंक्शन लगाया गया है मॉस्को के ऊपर, तब से ये लेकर के बात कही जा रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे घोषणा की गई है, ये ध्यान रखिएगा। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के यहाँ पे जितने भी मतलब जो डील्स है वो सभी डील्स डॉलर और यूरो के कैंसिल कर दिए गए हैं। अब सारे डील जो है वो गैस प्राइसेस को लेकर के जो भी डील्स है आपको देखने को मिलेगा, रशिया के साथ जो भी डील्स होगा वो सारे रूबल्स में होंगे, ये बात ध्यान रखते चलिएगा, ठीक है। ठीक, क्लियर। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है निर्मला सीतारमण के द्वारा पार्लियामेंट में। यहाँ पे 1.42 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे बजट यहाँ पे घोषणा की गई है आपके पार्लियामेंट में, यहाँ पे इसकी घोषणा की गई निर्मला सीतारमण के द्वारा। कहाँ के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, ये ध्यान रखते चलेगा। 2022-23 राज्यसभा की तरफ से ये यहाँ पे राज्यसभा में इसकी घोषणा की गई है। लोकसभा में भी ये बिल आपका 14 मार्च को यहाँ पे पास हो गया था बजट को लेकर के, और वही सारी बात यहाँ पे की जाए ताकि हम यहाँ पे अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी हमारा इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का।
तो हम वहाँ पे डेवलपमेंट ना होने दें या ना करें, तो ये ऐसा हो नहीं सकता, ये बात ध्यान रखते चलेगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ इनके द्वारा बोला भी जा रहा है कि इट वाज महाराजा हरि सिंह जो अप्रोच किए थे सरकार को उस टाइम पे जब काबली इन्वेंशन होने वाला था। उस टाइम पे पाकिस्तान फोर्सेस वहाँ पे आक्रमण करने वाली थी, तो वहाँ पे काबली की जो गर्व थी वो बहुत क्लोज आ गई थी श्रीनगर एयरपोर्ट के। तो उस टाइम पे ऐसा कंडीशन बन गया था कि जो जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो वहाँ पे उनको उनके द्वारा और हमारे जो होम मिनिस्टर थे उनके द्वारा भारत के यहाँ पे उनको सपोर्ट किया गया था, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ऐसा जो एसेसन था, तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन याद रखिएगा, मैंने आपको बताया भी था, जम्मू कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन को में साइन किया था और उन्होंने सहमति दिखाई थी कि जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये सीतारमन के द्वारा यहाँ पे एलिगेशन लगाए गए हैं इंटरनेशनलाइजेशन को लेकर के, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो ये बात हम लोगों ने पॉलिटी में भी पढ़ी थी, ये बात ध्यान रखिएगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन विलय पत्र यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलेगा, उसमें यहाँ पे साइन किया गया था महाराजा हरि सिंह के द्वारा, और उनके द्वारा ये भी बोला गया था कि भारत का इंटीग्रल पार्ट है जम्मू कश्मीर, ये बात ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 370 डायल्यूट हुआ था, कब डायल्यूट हुआ था जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कि 370 जो है वो किस साल हटा था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, उसके बारे में बता दीजिएगा। तो उसके बारे में भी इनके द्वारा बताया गया निर्मला सीतारमन के द्वारा। ठीक है, अगला न्यूज यहाँ पे बाटी को लेकर के देखने को मिलेगा, बहुत शॉकिंग न्यूज यहाँ पे आप देख सकते हैं। शॉकिंग, ये शॉकिंग रिटायरमेंट क्यों देखने को मिलेगा? असलिक बाटी रिटायर हो चुकी है, ये ध्यान रखिएगा, रिटायरमेंट की घोषणा। और इनकी उम्र अगर आप जानेंगे तो इनकी उम्र सिर्फ 25 साल है और इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा दे दी है। आप देख सकते हैं टॉप रैंक्ड है ये अभी यूएस ओपन जीती है, ये ध्यान रखिएगा। 25 साल की उम्र में सिर्फ ये है जो टेनिस वर्ल्ड में जो आज के डेट में स्टार है, चैंपियन है, उन्होंने घोषणा दे दी है कि वो पूरी तरह से क्या है, वो रिटायरमेंट ले ली है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये इन्होंने इसकी घोषणा कब की? जब इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन जीता है। 44 साल में पहली बार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहाँ पे चैंपियनशिप जीता गया है। और वो जीतने के बाद इन्होंने इमोशनल वीडियो मैसेज के द्वारा अपने क्लोज फ्रेंड के साथ इन्होंने ये क्या कर दिया, इन्होंने घोषणा कर दी कि मैं रिटायर कर रही हूँ। ठीक है, 5th वुमेन ये आपको देखने को मिलेगा WTA हिस्ट्री में जिन्होंने 3 स्ट्रेट ईयर्स में नंबर 1 रैंक हासिल की है। इवर्ट, नवराटिलोवा, ग्रैब एंड सेरेना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सी इज वन ऑफ द 6 वुमेन इन द ओपन एरिया टू विन देयर फर्स्ट 3 स्लैम फाइनल। तो सेल 6, ओसाका 4, वेड, डेवनपोर्ट, कैपिटेलिया। Bhatti is among 9 women who have at least 1 single slam title on every surface in the open area। तो इसमें 1 सिंगल टाइटल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर, तो इनके द्वारा ये घोषणा कर दी है रिटायरमेंट को लेकर के। असलिक बाटी के बारे में बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर है, ये ध्यान रखिएगा। और ये बेसिकली सेकंड ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर बन गई है, रैंक नंबर 1 जिन्होंने वुमेन टेनिस एसोसिएशन जीता है, ये ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलियन को लेकर के। कैरियर इनका एंड 2022 में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। 24 अप्रैल 1996 में इनका जन्म हुआ था, इप्सविच क्वींसलैंड में हुआ था। ग्रैंड स्लैम 1 इनके द्वारा 3 खिताब यहाँ पे जीते गए हैं। 1.66 मीटर इनके हाइट है। ऑस्ट्रेलियन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पैरन, जोशी और रॉबर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन टेनिस अवार्ड फॉर न्यूकॉम मेडल यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा न्यूज़ था असलिक बाटी के द्वारा, याद रखिएगा टेनिस प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया की जिन्होंने अभी रिटायरमेंट घोषणा कर दी है। ये कुछ होमवर्क है आपके, ठीक है, होमवर्क है, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। क्वेश्चन नंबर लिख करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि इसके आंसर्स क्या होंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ बिहार दिवस 2022? विप्लवी भारत गैलरी वर रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट विच सिटी? इसका आंसर आप करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर आप लिखेंगे। इन विच सिटी वाज द स्टेप अप टू इन टीबी वर्ल्ड टीबी डे समिट 2022 ऑर्गेनाइज्ड? ये भी आपको बताना है। और विच कंट्री लॉन्च द ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर एंड वर्कशॉप ऑन वैक्सीन कॉर्पोरेशन? ये भी आपको बता देंगे। तो 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आपका होमवर्क है। कल के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आंसर किसका आया है। जो सबसे पहले आंसर देंगे उनका नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा, तो कोशिश करिएगा सबसे पहले आंसर देने का, ठीक है। तो आई होप लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। तो लेक्चर को, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और इतना ज़्यादा शेयर करते हुए चले लेक्चर, ये बात ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सारे मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसको वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पे आपको इस क्लास का PDF मिलता हुआ चलेगा। अगर आपको किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट करना हो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स आपको पूछना हो या फिर कुछ फीडबैक्स वगैरह देना हो, कुछ सजेशन देना हो, तो इस मेल पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है।
तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करें दबा करके ज़्यादा ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।